Good morning, all of you. See, we already know GST में इंट्रा-स्टेट सप्लाई में CGST और SGST लगता है, इंटर-स्टेट सप्लाई में IGST लगता है. So the obvious question arises कि how do you decide कि क्या चीज इंट्रा-स्टेट सप्लाई है या क्या चीज इंटर-स्टेट सप्लाई है. So the rule is अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में होता है या सेम यूनियन टेरिटरी में होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई. ठीक है ना. और अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग अलग स्टेट में होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई. इसके अलावा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये सब को हम लोग डीम्ड इंटरस्टेट सप्लाईज मानते हैं. विथ ऑल दीज थिंग्स इन माइंड आज का रिवीजन क्लास जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई पे फोकस करता है. प्लेस ऑफ सप्लाई का रेलेवेंस क्या है. प्लेस ऑफ सप्लाई इज वन इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू डिसाइड क्या सप्लाई इंट्रा स्टेट है और क्या इंटर स्टेट है. यस, इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या है? जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में हो. और इंटर स्टेट सप्लाई है जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग अलग स्टेट में हो. ये मेन क्लास में हम लोग ऑलरेडी सीख भी चुके हैं. सो देयरफॉर प्लेस ऑफ सप्लाई बिकम्स एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिसाइड क्या चीज इंट्रा स्टेट सप्लाई है और क्या चीज इंटर स्टेट सप्लाई है. ऑब्वियसली प्लेस ऑफ सप्लाई अकेला डिसाइड नहीं कर सकता है. आप लोकेशन ऑफ सप्लायर भी देखते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई भी देखते हैं. जब दोनों सेम स्टेट में होता है तो उसको इंट्रा स्टेट बोलते हैं और जब दोनों अलग स्टेट में होता है तो उसको इंटर स्टेट बोलते हैं. With these things in mind, we'll be starting with place of supply revision, place of supply provisions revision today. Let's start. Place of supply section 10 का ले रहा हूं. Section 10 place of supply goods का डिस्कस करता है. Place of supply से आपको क्या पता चलेगा कि इंट्रा है कि इंटर? नहीं, खाली प्लेस ऑफ सप्लाई से इंट्रा इंटर पता नहीं चलेगा. आपको लोकेशन ऑफ सप्लायर भी संग में चेक करना पड़ेगा. तो गुड्स के केस में जब आप इंडिया के अंदर गुड्स सप्लाई करते हैं, गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में जब आप इंडिया के अंदर गुड्स सप्लाई करते हैं, अगर उस सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व्ड है, अगर उस सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व्ड है तो लोकेशन वो है जहां मूवमेंट टर्मिनेट होता है. आपका लोकेशन वही है जहां मूवमेंट टर्मिनेट होता है. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. गुड्स कोलकाता से अहमदाबाद जा रहा है, मूवमेंट कहां टर्मिनेट हुआ? अहमदाबाद. तो प्लेस ऑफ सप्लाई है गुजरात. गुड्स में अगर मूवमेंट इन्वॉल्व्ड है, चाहे सप्लायर उसको मूव करे, चाहे रेसिपिएंट मूव करे या कोई और पर्सन मूव करे, उससे फर्क नहीं पड़ता है. अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व्ड है, चाहे कोई भी उसका मूवमेंट करवाए, तो लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम एट विच मूवमेंट टर्मिनेट्स, प्लेस ऑफ सप्लाई है जहां मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है. टू क्या बोल रहा है? टू क्या बोल रहा है? सोचो. मिस्टर एक्स ऑफ कोलकाता delivers goods to Y of Chennai on instruction from Z of Mumbai. on instruction from Z of Mumbai. क्या होगा?
ठीक है, ये आपके खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए। डू यू एग्री कि बिलिंग होगा मिस्टर एक्स टू जेड एंड जेड टू वाई? डू यू एग्री विद दिस? मैं किसी को भी डिलीवर करूं, मेरे को तो जिसने रुपया दिया मैं उसी को बिलिंग करूंगा। मैं किसी को भी डिलीवर करूं, मैं तो जेड को ही बिलिंग करूंगा क्योंकि ऑर्डर तो उसी ने दिया है। प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे होगा? फॉर ट्रांजैक्शन बिटवीन एक्स टू जेड, बोलो। मुंबई। सर आप ये पहले क्लियर करिए, मुंबई कैसे हुआ? मुंबई कैसे हुआ? Where goods are delivered to the recipient or other person on the direction of third person by way of transfer of title, it shall be deemed that third person has received the goods. जिसका डायरेक्शन आया माना जाएगा उसने रिसीव किया है और उसी का प्लेस ऑफ बिजनेस देखा जाएगा। हमेशा जिसने ऑर्डर दिया है मानो गुड्स उसी को मिला है। जिसने ऑर्डर दिया है मानो गुड्स उसी को मिला है। दिस इज इंपॉर्टेंट। आर यू ओके विद दिस? आर यू ओके विद दिस? अब फॉर ट्रांजैक्शन between Z to Y, or transaction between Z to Y, बोलो। लेकिन चेन्नई हुआ कैसे? क्योंकि गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो जहां वो टर्मिनेट हुआ। कैसे सर? क्योंकि लिखा हुआ है चाहे मूवमेंट जो है सप्लायर ने कॉज किया, चाहे रेसिपिएंट ने कॉज किया, वन पढ़ो, या किसी और पर्सन ने कॉज किया। चाहे मूवमेंट सप्लायर ने कॉज किया, चाहे रेसिपिएंट ने कॉज किया, चाहे किसी और ने कॉज किया, ये तो लिखा हुआ है। तो यहां मूवमेंट तो हुआ, किसी ने भी कॉज किया, तो जहां मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है। बोलो यस। इसमें कोई डाउट है? बट ये बात आज क्लियर हो गया। मैंने ऑर्डर अगर प्लेस किया, आप कहीं भी डिलीवर करो दूसरे आदमी को मेरे बिहाफ में, माना जाएगा मैंने रिसीव किया, इसलिए मेरा लोकेशन देखोगे। क्लियर है? यस। अभी सुनो, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो जहां भी गुड्स का लोकेशन है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ये तो मोस्ट ऑब्वियस केस हो गया। अब अभी नीचे शॉप में जाइए, कुछ परचेस करिए, इसमें तो मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। तो डिलीवरी के समय वो कहां पर है? वहीं पर मौजूद है, इसलिए वही उसका लोकेशन है। आर यू ओके विद दिस? बट इसमें कैच है।
कैच ये है कि गवर्नमेंट ने ओवर द काउंटर सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्संस के लिए और एक रूल बना दिया। यानी ऊपर वाला रूल फंडामेंटली तभी चलेगा जब आप रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हैं। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप सप्लाई करते हैं तो ये एप्लीकेबल होगा, क्योंकि बोला ओवर द काउंटर सेल्स होता है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस रिकॉर्ड हो जाता है, सपोज ही सेज, भले ही कोलकाता में, बट ही सेज मैं मुंबई से आया हूं, आप बिल में महाराष्ट्र लिखिए, है ना, बिकॉज गवर्नमेंट बोलता है इसमें नेम ऑफ द स्टेट भी सफिशियंट है। महाराष्ट्र से एक आदमी आया, शॉपिंग मॉल में कोई वॉच खरीद रहा है, मोबाइल खरीद रहा है, सैमसंग का एक मोबाइल खरीद रहा है। मुंबई से एक आदमी आया, कोलकाता के शॉपिंग मॉल में मोबाइल खरीद रहा है, वो अनरजिस्टर्ड है, ओवर द काउंटर सेल्स हो रहा है। वो बोला आप मुंबई लिखिए, क्योंकि आपका तो सैमसंग का तो ऑल ओवर इंडिया शोरूम है ना, मेरा कल खराब हो जाएगा तो मैं मुंबई के शोरूम में दिखा सकता हूं। बोला ठीक है, चलो महाराष्ट्र लिख देते हैं। महाराष्ट्र ही बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ऐसे हम बोल रहे हैं मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो जहां डिलीवरी के समय का लोकेशन है, बट ऑनेस्टली दिस वर्क्स ओनली व्हेन सप्लाई इज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। और एक केस हो सकता है, आप भी कोलकाता में, मैं भी कोलकाता में, आपका एक ब्रांच होगा अहमदाबाद में, ऑर्डर आप यहां प्लेस कर रहे हैं और आपको अहमदाबाद में ही गुड्स चाहिए। आपका कोई आदमी या फैमिली मेंबर वहां से जाके ले लेगा, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर डिलीवरी के समय लोकेशन कहां है, अहमदाबाद, उसको ले लेंगे। बट ऑनेस्टली मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वर्क करता है खाली रजिस्टर्ड पर्सन के केस में, क्योंकि अनरजिस्टर्ड में हम बोल रहे हैं कि अगर इनवॉइस रिकॉर्डेड है, इनवॉइस में एड्रेस रिकॉर्डेड है, तो वो एड्रेस को ही माना जाएगा। और एड्रेस अगर रिकॉर्डेड नहीं है तो सप्लायर का लोकेशन। कितने रूल हो गए, 1 2 3 ऊपर में, और ये 4th प्लीज लर्न करें, अपने आप को सुनाएं प्रैक्टिकली। जितने रूल्स हो गए आपको अपने आप को सुनाना है। Where goods are assembled or installed at a site, तो जहां असेंबल या इंस्टॉल हो रहा है, बहुत गुड्स का मशीनरी वगैरह का असेंबली करना पड़ता है ना, इंस्टॉल करना पड़ता है, तो जहां वो इंस्टॉल हो रहा है। अब आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और आपको जो है फूड सप्लाई किया कर जा रहा है, राजधानी दुरंतो में आप ट्रैवल कर रहे हैं, वंदे भारत में ट्रैवल कर रहे हैं, यू आर बीइंग सप्लाइड विद फूड, या फ्लाइट में विस्तारा एयरलाइंस में आप जा रहे हैं, आपको फूड सप्लाई किया जा रहा है। तो वेयर गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस, तो प्लेस वेयर सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, जहां पर उसको चढ़ाया गया था। फ्लाइट गुवाहाटी से कोलकाता, कोलकाता से मुंबई, मुंबई से चेन्नई जा रहा है, गुड्स फूड आप कहां चढ़ाए थे, बोले सर गुवाहाटी में। गुवाहाटी
फिर भी आप प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट बोला मैं रूल्स बना दूंगा, उसके हिसाब से डिटरमाइन हो जाएगा। बट एज ऑफ नाउ आई जस्ट नो दिस, मूवमेंट अगर इन्वॉल्व है तो जहां मूवमेंट टर्मिनेट होता है, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो जहां गुड्स है, लेकिन अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हैं, उसका एड्रेस पता है तो उसका एड्रेस, नहीं पता तो मेरा एड्रेस, दिस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। आपके कहने पे किसी और को भेजाऊंगा तो आपका एड्रेस इंपॉर्टेंट है। गुड्स अगर असेंबल होगा तो जहां असेंबल होता है, फ्लाइट में जब गुड्स चढ़ाया जाएगा तो जहां पर गुड्स चढ़ाया जा रहा है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। चलेगा? बोलो। हाँ, एक्चुअली इसमें गुड्स एलिमेंट भी है, सर्विस एलिमेंट भी है, तो इसको दोनों को एड्रेस किया गया। सर्विस एलिमेंट आगे आएगा, तब मैं बताऊंगा कि कब ये अप्लाई होगा और कब वो रूल अप्लाई होगा, किसके लिए वो रूल है, किसके लिए ये रूल है, इसलिए इसका एग्जाम्पल नहीं दिया। इंपोर्ट के गुड्स केस में लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, और एक्सपोर्ट के केस में लोकेशन आउटसाइड इंडिया इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। इसमें तो कुछ नहीं समझाना है, इसमें कुछ नहीं समझाना है। इंपोर्ट में इंपोर्टर, एक्सपोर्ट में आउटसाइड इंडिया। कैन आई प्रोसीड अहेड? कैन आई प्रोसीड अहेड? लास्ट टाइम मेरे को बताओ, मूवमेंट इन्वॉल्व है तो जहां होता है, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो जहां गुड्स प्रेजेंट है, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है ओवर द काउंटर में तो सामने वाले का एड्रेस पता है तो वो, सामने वाला का एड्रेस नहीं पता तो हमारा एड्रेस। सही है? असेंबल होता है तो जहां असेंबल होता है, चढ़ाया जा रहा है तो चढ़ाया जा रहा है जहां पर गुड्स ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस, और आपके कहने पर मैं किसी और को भिजवाता हूं तो आपका एड्रेस इंपॉर्टेंट है। लेट अस कम टू सेक्शन 12। सेक्शन 12 डिस्कस कर रहा है प्लेस ऑफ सर्विस विद इन इंडिया। तो व्हाट विल हैपन, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इंडिया के बाहर है तो, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर है तो वो सेक्शन 13 में कवर्ड होता है। प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इंडिया के बाहर है तो वो सेक्शन 13 में अलग से कवर होता है। आर यू ओके? ठीक है ना? लेट्स प्रोसीड अहेड। सेक्शन 12 डिस्कस कर रहा है कि सर्विस के लिए जनरल रूल होगा कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सप्लायर, रेसिपिएंट का लोकेशन नहीं पता तो सप्लायर का लोकेशन। आर यू ओके विद दिस? मेरे को फिर से बताओ, सर्विस का मेन रूल क्या है? मेन रूल है प्लेस ऑफ सप्लाई है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। एक्चुअल में बात क्या है, कोचिंग के लिए अलग रूल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेंटिंग के लिए अलग रूल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी के लिए कोई रूल नहीं है। आधे सर्विसेज के लिए, 5-7 सर्विसेज के लिए, 10 सर्विसेज के लिए रूल है। मेजॉरिटी ऑफ सर्विसेज के लिए कोई रूल ही नहीं है, तो यही रूल यूज होगा। मेरा बात समझ रहे हैं? सपोज यू आर कंसल्टेंट, उसके लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है, तो फिर यही रूल चलेगा। सर्विस के लिए एक ही मेन रूल है, रेसिपिएंट का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई है। लेकिन मान लो मेरे को सामने वाले का लोकेशन नहीं पता, तब मैं अपना लोकेशन लूंगा। सेक्शन 12 थंब रूल यही है। अब जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी का हमने रेंटिंग किया, इंक्लूडिंग होटल, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, हाँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसके लिए मेरे को रेसिपिएंट का लोकेशन से मतलब नहीं है। इसके लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। सर्विस का जनरल रूल बताओ, जनरल रूल बताओ। जनरल रूल है रेसिपिएंट का लोकेशन, उसका लोकेशन नहीं पता तो सप्लायर का लोकेशन।
लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेंटिंग के लिए, होटल के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, इनके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई है जहां आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी लेकिन अगर बाहर है, मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि प्रॉपर्टी तो बाहर है लेकिन सप्लायर और रेसिपिएंट इंडिया के हैं। सेक्शन 12 डिस्कस करता है सिचुएशन वेयर प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन इंडिया, मतलब वेयर बोथ सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर लोकेटेड इन इंडिया। क्योंकि एक जन का लोकेशन अगर बाहर हो जाता है देन इट गेट्स कवर्ड अंडर सेक्शन 13। then it gets covered under section 13. So it is just simple जनरल प्रोविजन है रेसिपिएंट का लोकेशन। रेसिपिएंट का लोकेशन मेरे को नहीं पता तो अपना लोकेशन देख लूंगा मैं, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेंटिंग में, कंस्ट्रक्शन में, होटल में प्रॉपर्टी का लोकेशन, लेकिन अगर प्रॉपर्टी बाहर है तो फिर से रेसिपिएंट का लोकेशन। फिर से रेसिपिएंट का लोकेशन। ठीक है। अगर प्रॉपर्टी मोर देन वन स्टेट में है तो प्रॉपर्टी मोर देन वन स्टेट में कैसे हो सकता है आपका एक होटल है या आपका एक मैरिज सेरेमनी के लिए कोई हॉल है, वो जस्ट किसी स्टेट के बॉर्डर में लोकेटेड है। 5,000 स्क्वायर फीट इधर फॉल कर रहा है, 5,000 स्क्वायर फीट इधर फॉल कर रहा है। अब क्या मानेंगे आप? तो दोनों स्टेट में एरिया के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। इस केस में 5,000 है तो 1:1। मान लीजिए आप ताज ग्रुप ऑफ होटल्स में बुकिंग किए, बोले 3 नाइट्स आई विल बी इन मुंबई, 2 नाइट्स आई विल बी इन कोलकाता, मेरे को 5 दिन के लिए कंपोजिट पैकेज दो, तो उसने दे दिया। लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, कोलकाता की मुंबई, तो 3 रात यहां रुके, 2 रात वहां, तो 3:2। बोलो क्लैरिटी है कि नहीं? क्लैरिटी है। आप इसको लर्न करते करते चलेंगे, दैट इज द मेन की। ये कोई टफ नहीं है, इट इज नॉट टफ, बट द ओनली कंसर्न इज यू शुड नॉट मिक्स अप। तो घर में भी जब आप पढ़ेंगे ना प्लेस ऑफ सप्लाई, धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले गुड्स का पढ़ोगे, लर्न करोगे, अपने आप को 2 बार सुनाओगे, फिर इसको पढ़ोगे, इसको 2 बार अपने आप को सुनाओगे। जस्ट डू मी दिस मच फेवर, इसको पढ़ो। इन दोनों को पढ़ने के बाद आप पेज आई एम सॉरी पेज 166 में आ जाइए और आप पहले इलस्ट्रेशन 14, 15, 16 पढ़िए। वन 166 मैं थोड़ा सा बता रहा हूं किस पैटर्न में पढ़ाई करना है। पहले आपको 159 देखना है, 2 टॉपिक पढ़ा है उसको लर्न कर लो। 2 टॉपिक पढ़ाने के बाद जब लर्न हो जाए तब आप यहां पहले लिख लो रूल 4, पेज 166 में है। ये प्रोपोर्शनेट कैसे होगा, ये 166 में है। और 166 में आप क्या करोगे, पहले नहीं जाओगे, पहले इसको कंप्लीट करोगे। 166 में आप इलस्ट्रेशन 14, 15, 16 पढ़ोगे। प्लीज प्रोसीड। ये क्लास थोड़ा ऐसे ही चलेगा, बीच बीच में आपको रोक कर पढ़ने के लिए टाइम दिया जाएगा, आपको बीच बीच में पढ़ना है।
क्या बोल रहा है? होटल 30,000 चार्ज किया, दिल्ली में 2 नाइट्स है, आगरा में 1 है, तो किस रेशियो में आप बाइफर्केट कर रहे हो? 2:1। तो वही बोला है कि जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी या किसी बोट या वेसल में, बोट हाउस वगैरह नहीं होता है, उसमें है जो मोर देन 1 स्टेट है, किस हिसाब से होगा? होटल के केस में नंबर ऑफ नाइट्स को सर्कल करना पड़ेगा, आपको घर में टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का बाद में। वही लैंग्वेज वही चीज बता रहा है। अगर 2-3 स्टेट में है तो इन प्रपोर्शन ऑफ एरिया। ठीक है, अब कोई बोट या वेसल है तो वो तो मूव कर रहा है, तो कुछ समय आप इधर हैं, कुछ समय आप दूसरे स्टेट में हैं, तो इन द रेशियो ऑफ टाइम स्पेंट। तो मेनली क्या हो रहा है? होटल में टाइम है, बोट में होटल में नंबर ऑफ नाइट्स है, बोट में भी वही हो रहा है, लेकिन वो नाइट्स के जगह टाइम पर हो रहा है। सही है ना? और 2-3 स्टेट में है तो इन द रेशियो ऑफ एरिया। विल यू चेक इलस्ट्रेशन 14 के बाद 15 एंड 16? आप नहीं करना, अपने आप से इंटरेक्ट करना है, आपको केस स्टडी ही दिया जाएगा, यू शुड बी एबल टू जज। Are you okay with this? Are you okay with this? मेरे को बताओ प्रपोर्शन कैसे होता है। पेज 159 में आओ। प्रपोर्शन कैसे होता है? होटल के केस में नाइट, बोट्स के केस में टाइम, और ऐसे ही 2-3 स्टेट्स में है तो एरिया के रेशियो में। 2 स्टेट में बॉर्डर शेयर कर रहा है तो एरिया के रेशियो में। यस, अभी क्या है ना, जनरली हम लोग देखते हैं लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, लेकिन रेस्टोरेंट में ऐसा नहीं होगा। हेल्थ एंड ब्यूटी सर्विसेज में भी ऐसा नहीं होगा। उसमें होगा जहां पे ये सर्विस परफॉर्म हो रहा है वही उसका लोकेशन है। जहां पे वो सर्विस केटरिंग जहां पर आपका हो रहा है वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग ऐसे लर्न करेंगे, फूड एंड बेवरेजेस, हेल्थ एंड ब्यूटी, ब्यूटी एंड हेल्थ, जो आईटीसी में भी ब्लॉक क्रेडिट में आया था, जो आईटीसी में भी ब्लॉक क्रेडिट में एक प्रकार से आया था। ठीक है ना? तो फूड एंड बेवरेजेस, हेल्थ एंड ब्यूटी में क्या कर रहे हैं? जहां पे वो परफॉर्म हो रहा है दैट्स द लोकेशन। चलेगा? ट्रेनिंग, ट्रेनिंग अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन को दूं तो उसका लोकेशन। ट्रेनिंग अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन को दूं तो उसका लोकेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट। ENY 500 न्यू या 50 न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर किया। ENY लेट्स टेक 50 फ्रेशर्स को हायर किया।
कौन सा ENY बैंगलोर, मेरे को बोला कि आप इनको ट्रेनिंग दो जयपुर में। इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि जयपुर में ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप सप्लाई किसको किए यहां पर? ENY को, विच इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, विच इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो उसका लोकेशन ही माना जाएगा बैंगलोर। लेकिन अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं तो जहां पर वो ट्रेनिंग परफॉर्म हो रहा है, यानी अनरजिस्टर्ड को देते तो जयपुर हो जाता है इस केस में। एडमिशन टू अ कल्चरल, आर्टिस्टिक और स्पोर्टिंग इवेंट, क्या हो रहा है? कोई इवेंट हो रहा है, ईडन गार्डन्स में क्रिकेट मैच हो रहा है, अहमदाबाद में क्रिकेट मैच हो रहा है, कहीं कोई स्पोर्टिंग इवेंट हो रहा है, कहीं कोई कल्चरल इवेंट हो रहा है, तो जहां वो इवेंट हो रहा है वही उसका लोकेशन है। जहां वो इवेंट हो रहा है वही उसका लोकेशन है। दिस इज इंपॉर्टेंट। बोलो, ये हम लोगों के लिए है। ये इवेंट ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है उससे मतलब नहीं है, ये पब्लिक के लिए है। तो जहां पब्लिक एंट्री फी देके जिस इवेंट में घुस रहा है वही उसका लोकेशन है। ये एंट्री फी जो आप दे रहे हैं उसका प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड कर रहा है। सर इंट्रा है कि इंटर, हाउ डू वी नो? उसके लिए तो लोकेशन ऑफ सप्लायर भी चेक करना पड़ेगा। लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां होगा? जहां वो रजिस्टर्ड है, नहीं तो जहां उसका फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट है, नहीं तो जहां उसका घर है। बोलो, भी रुकेंगे। एक बार बताओ, गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है तो? जहां टर्मिनेट हो रहा है मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो? जहां पर गुड्स है या ओवर द काउंटर में सामने वाला बोल देता है मैं मुंबई का हूं तो मुंबई हो जाएगा। आपके कहने पे भेजा तो आपका लोकेशन इंपॉर्टेंट है, सामने वाले से मतलब नहीं है। असेंबल होता है तो जहां असेंबल हो रहा है। इंपोर्ट में इंपोर्टर, एक्सपोर्ट में आउटसाइड इंडिया, और सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई लर्न करिए। तो आपका एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। कैन आई प्रोसीड अहेड? बोलो, आपका एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है और यू आर अ कॉर्पोरेट, यू आर अ कॉर्पोरेट। मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है सपोज उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। यू आर रजिस्टर्ड इन GST। आप कहां के? यू आर फ्रॉम बैंगलोर। बैंगलोर में आपका ऑफिस है, यू आर अ रेसिपिएंट, यू आर अ रजिस्टर्ड पर्सन। मुंबई में आपका एक मेगा इवेंट हो रहा है जिसको मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। इवेंट कहां हो रहा है? मुंबई। लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई होगा बैंगलोर, जहां आपका लोकेशन है, जहां आप रजिस्टर्ड हैं। सेम ट्रेनिंग वाला रूल चल रहा है। You are in Bangalore, I am organizing event, I am the organizer, I am organizing event in Mumbai. तो Mumbai is the place of supply. Bangalore is the place of supply जहां आप registered है। लेकिन मान लो आप unregistered हैं, तो फिर जहां पर वो इवेंट होगा, यानी रजिस्टर्ड पर्सन को दोगे तो उसका लोकेशन, रजिस्टर्ड को नहीं दिया तो जहां इवेंट परफॉर्म हो रहा है ना, द प्लेस वेयर इवेंट इज हेल्ड।
लेकिन इवेंट अगर बाहर होगा तो बोलो, फिर से रेसिपिएंट का लोकेशन देखा जा रहा है। इवेंट और इमूवेबल में ऐसा हो रहा है कि जब बाहर होता है तो हम लोग रेसिपिएंट का लोकेशन में फिर से शिफ्ट कर जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, रजिस्टर्ड पर्सन का ये एक रूल है, आप समझ रहे हैं। अनरजिस्टर्ड को लेकर ये रूल है एक, और ये भी रूल है। इवेंट 2-3 स्टेट में हो रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। यू आर अनरजिस्टर्ड और मैं आपके लिए इवेंट कंडक्ट कर रहा हूं। मैं इवेंट कहां कंडक्ट कर रहा हूं? 2-3 स्टेट में। तो क्या होगा? प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट कैसे होगा सर? इमूवेबल में तो होटल में नाइट, बोट में टाइम और एरिया में। लेकिन कल्चरल इवेंट में क्या होगा? कल्चरल इवेंट में क्या होगा? ये कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग किसी इवेंट का भी ऑर्गेनाइज हो सकता है। तो जनरली स्पोर्टिंग इवेंट तो मल्टीपल स्टेट्स में होते ही हैं, कल्चरल इवेंट भी मल्टीपल स्टेट्स में हो सकते हैं। एक बार आए हम लोग, उसके बाद पहले पूरा रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये बोलता है जब आप इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो ना, जब आप इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो, रजिस्टर्ड पर्सन में तो उसका लोकेशन देखा जा रहा है, हाँ या ना? और अदर देन रजिस्टर्ड में, होटल में तो नंबर ऑफ नाइट्स था, 2 स्टेट में तो एरिया था, लेकिन यहां कुछ नहीं बोल रहा है। यहां सिंपली बोल रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से होगा। मेरा बात सुनना, घर में इसको नहीं पढ़ना है इतना बड़ा, क्योंकि वो उसी थ्योरी को फिर से रिपीट किया यहां पर। हम लोग अभी वहां लिख लेंगे प्रिंसिपल, और इलस्ट्रेशन 17 देख लिया, काम खत्म। इवेंट अगर मैं 2-3 जगह ऑर्गेनाइज करता हूं और अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा हूं, तो वो 2-3 स्टेट सब होंगे, लेकिन सर किस रेशियो में? ऑनेस्टली दे आर नॉट गिविंग यू एन आंसर, दे आर सेइंग जस्ट जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ले लो। पढ़िए इलस्ट्रेशन 17, और वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको बता देगा वहां पर किस रेशियो में होना चाहिए। मैं 2 मिनट सब लूंगा आपका पॉइंट। आधे रूल्स मैंने करवा दिए आपको। जब तक इतने आधे लर्न नहीं होंगे हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। बोलो, शुड आई प्रोसीड अहेड? शुड आई प्रोसीड अहेड? तो कोई ऑनेस्टली रेशियो तो बता रहा नहीं है, वो सिचुएशन के हिसाब से ही देखेंगे। एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या हो सकता है? कोलकाता में जो प्रोग्राम हो रहा था उसमें 4 या 5 हजार जन के क्राउड था, और मुंबई में जो हो रहा था 5 हजार था, और मुंबई में जो हो रहा था वो 15 हजार का था, तो मे बी 1:3। आपका काम वहां ज्यादा था, तो यही अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। इट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ठीक है, मेरे को अभी आगे बढ़ना नहीं है। आप मेरे को क्लियरली बताइए यहां पे जनरल रूल क्या है। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट नहीं पता तो सप्लायर का लोकेशन। इमूवेबल प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी का लोकेशन, लेकिन अगर प्रॉपर्टी बाहर है तो रेसिपिएंट का। इसमें कंस्ट्रक्शन, होटल, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तीनों आ रहा है। हेल्थ एंड, वही आईटीसी वाला याद रखिए, फूड एंड बेवरेजेस, ब्यूटी एंड हेल्थ। फूड एंड बेवरेजेस, ब्यूटी एंड हेल्थ, जहां पर परफॉर्म हो रहा है। ट्रेनिंग, रजिस्टर्ड को उसका लोकेशन, नहीं तो जहां ट्रेनिंग हो रहा है।
एडमिशन जहां इवेंट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड को उसका लोकेशन, नहीं तो जहां इवेंट हो रहा है और इवेंट बाहर हो रहा है तो रेसिपिएंट का लोकेशन। अपने आपको एक बार पेज 158 159 सुना लीजिए, उसके बाद आगे बढ़, रोज क्वेश्चन ले लेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ के फिर ले लेंगे बीच। ये थोड़ा ग्रिप में लेना जरूरी होगा पहले, नहीं? जब आप कंफर्म करेंगे आपको 158 159 लर्न है, तभी आगे बढ़ूंगा। यू हैव टू कंफर्म दिस टू मी। मेरे हड़बड़ी नहीं है। सीड अहेड। गुड्स और कोरियर के केस में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स यानी ट्रक वाले इसी में आ जाएंगे, कोरियर भी इसी में आ जाएगा, और भी कोई गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है। रजिस्टर्ड पर्सन के केस में बोलो उसका लोकेशन, और अनरजिस्टर्ड के केस में जहां गुड्स हम लोग हैंड ओवर करते हैं। कोरियर में मैंने यहां हैंड ओवर किया तो यही इसका लोकेशन पर प्लेस ऑफ सप्लाई। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में भी वही रूल है कि रजिस्टर्ड पर्सन को दोगे तो रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन, अनरजिस्टर्ड को दोगे तो जहां पैसेंजर चढ़ रहा है, एम्बार्क्स। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी वुड सिंपली मीन आपको जाना है कोलकाता से बैंगलोर, लेकिन फ्लाइट जा रहा है कोलकाता से मुंबई, मुंबई से बैंगलोर। आप कहां चढ़े? कोलकाता। उतरे कहां? मुंबई। नहीं, मैंने क्या बोला? कोलकाता टू मुंबई, मुंबई टू बैंगलोर। आप फ्लाइट कोलकाता मुंबई बैंगलोर जा रहा है, लेकिन आप बैंगलोर उतरे तो हम लोग मुंबई को इग्नोर ही कर देंगे यहां पर। आप नहीं समझ रहे हैं? लेकिन अगर आप मुंबई उतर तो फिर कोलकाता हुआ जहां चढ़ रहे हैं। अगर आप कोलकाता से मुंबई एक फ्लाइट किए, फिर उतर के मुंबई से चेन्नई सेपरेट फ्लाइट किए, तो कोलकाता टू मुंबई, कोलकाता, मुंबई टू चेन्नई, मुंबई। तो कंटिन्यूअस जर्नी उसी लिए बोला है कि बीच में कोई हॉल्ट आया तो पैसेंजर को ऑनेस्टली उससे मतलब नहीं, अनलेस वो उतर के फ्रेश चढ़ता है प्लेन में। अभी क्या हो रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, रजिस्टर्ड पर्सन को अगर हम लोग फ्लाइट का सर्विसेज देते हैं या कन्वेंस का, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का सर्विसेज देते हैं तो उसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन रजिस्टर्ड को नहीं देते हैं तो जहां पैसेंजर चढ़ रहा है। ये बड़ा खास बात है कि गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में एक ही बात पड़ रहा है, गुड्स जहां चढ़ाया जा रहा है या पैसेंजर जहां चढ़ रहा है। ठीक है, आप फ्लाइट बुक किए कोलकाता टू जयपुर एंड रिटर्न जयपुर टू कोलकाता, ठीक है ना? दिस विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट जर्नी। आप बुकिंग कहीं से भी किए हो,
आप अनरजिस्टर्ड में मान के चल रहा हूं, तो कोलकाता टू जयपुर, कोलकाता, जयपुर टू कोलकाता, जयपुर। बोलो, जहां पैसेंजर चढ़ रहा है, जहां गुड्स हैंडेड ओवर किया जा रहा है, यानी जहां गुड्स चढ़ाया जा रहा है या पैसेंजर चढ़ रहा है, बोलो। बट रजिस्टर्ड को देखेंगे तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। रजिस्टर्ड को दे रहे हैं तो बस उसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हुआ, एक ऑफर चल रहा था, साल भर में आपको 15 जर्नी मिलेगा, 1 लाख रुपया देकर आप टिकट परचेस कर ली। बीच बीच में पहले, आज के दिनों में इतना नहीं आता, लेकिन पहले आता था। 1 लाख रुपया दीजिए, साल भर में आप 15 जर्नी करिए, कहीं से भी कहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। Where right to passage is given for a future use and point of embarkation is not known. तो जो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स होते थे ना, वो लोग ले लेते थे, 1 लाख रुपया दे दो, साल भर में 15 जर्नी, जब इच्छा करो, व्हाट्स द प्रॉब्लम। तब बोल रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी डिटरमिन्ड एज पर द, बोलो, जनरल रूल्स। और जनरल रूल्स क्या, थोड़ा बताओगे? जनरल रूल्स है रेसिपिएंट का लोकेशन, और उसका नहीं पता तो सप्लायर का लोकेशन। जो फर्स्ट रूल था वही आ गया। चेक करो, आप हावड़ा कोलकाता से बैठे ट्रेन में, राजधानी और न्यू दिल्ली में आप उतर रहे हैं। राजधानी में आपको फूड सर्व किया, डज नॉट मैटर कि वो कहां सर्व किया गया हो। आपका ट्रेन चालू कहां से हुआ था? हावड़ा यानी वेस्ट बंगाल से। वही फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट था डिपार्चर का। हावड़ा विल बी, इसको और डिटेल में समझ। मैं एक केटरर हूं, मैं राजधानी में सप्लाई, मेरा जो गुड्स है वो जहां पर चढ़ाया जा रहा है, देखो वही लिखा हुआ था, लेकिन राजधानी का केटरिंग सर्विसेज जो शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर था, यानी वंदे भारत ट्रेन जा रहा है, लेट्स टेक 2 स्टेट्स ओवर हियर, जहां से भी जहां जा रहा है, बट 2 स्टेट इन्वॉल्व है, सपोज वेस्ट बंगाल एंड बिहार। अब जो गुड्स वहां चढ़ा रहा है उसके लिए होगा जहां वो चढ़ा रहा है, लेकिन वंदे भारत के लिए होगा जहां से वो ट्रेन स्टार्ट हुआ, विच इज योर वेस्ट बंगाल। बोलो, वी हैव क्लैरिटी और नॉट? वी हैव क्लैरिटी। ज्यादा बचे नहीं है, 3 से 4 रूल्स बचे हैं बस। धीरे धीरे आराम से करना, ऐसा कुछ टफ नहीं है, थोड़ा लर्निंग का मेहनत है। क्या मेहनत है? जनरल रूल रेसिपिएंट का लोकेशन, इमूवेबल में प्रॉपर्टी का लोकेशन, प्रॉपर्टी बाहर है तो रेसिपिएंट का, मल्टीपल स्टेट्स है तो होटल में नाइट, बोट में टाइम, हाँ, लैंड में एरिया। फूड एंड बेवरेजेस, ब्यूटी एंड हेल्थ जहां परफॉर्म हो रहा है। ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर्ड को दिया तो उसका लोकेशन, नहीं तो जहां हो रहा है। एडमिशन जहां हो रहा है। गुड्स एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन, नहीं तो जहां पैसेंजर चढ़ रहा है, गुड्स चढ़ाया जा रहा है। टेलीकॉम आप जरूर पढ़ेंगे, डीटीएच आप जरूर पढ़ेंगे, इसको रीड करो, यहां एक नोट बनाएंगे हम लोग। टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग डेटा ट्रांसफर, ब्रॉडकास्टिंग, केबल, केबल भी इसी में आ रहा है, डीटीएच आ रहा है। अगर ये फिक्स लाइन है तो जहां ये इंस्टॉल किया गया, लैंडलाइन, डीटीएच, फिक्स लैंडलाइन और डीटीएच, वेयर
बोलो, इंस्टॉल्ड। पोस्टपेड मोबाइल, बिलिंग एड्रेस। लॉजिकल लगता है ना? ए और बी पढ़ो। ए और बी पढ़ो और इससे रिलेट करो। चलो, टेक योर टाइम अगेन। ए और बी पढ़ो। अब क्या है, प्रीपेड में प्रीपेमेंट बेसिस थ्रू वाउचर। प्रीपेड आप कैसे कर रहे हो? सर सेलिंग एजेंट से खरीद रहे हैं, ठीक है ना? तो फिर जो सेलिंग एजेंट है उसका एड्रेस देखेंगे हम। जैसे एक शॉप है, वो इनका सेलिंग एजेंट है। आप जब चाहते हैं वहां पर 500 रुपया, 1000 रुपया देकर, 200 रुपया देकर रिचार्ज करवा लेते हैं। तो सेलिंग एजेंट से हो रहा है ना, तो सेलिंग एजेंट का ही हम लोग देखेंगे लोकेशन। वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई है, जो उसका एड्रेस है। नाउ फाइनल सब्सक्राइबर को आप बेच रहे हैं, ठीक है? नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अगर आप सेलिंग एजेंट, रजिस्टर्ड सेलिंग एजेंट के थ्रू बेच रहे हैं, तो फिर सेलिंग एजेंट का एड्रेस। रजिस्टर्ड सेलिंग एजेंट नहीं बेच रहा है, कोई और पर्सन बेच रहा है फाइनल सब्सक्राइबर को, तो फिर जहां पे वो वाउचर सेल किया, मतलब प्रीपेड में दो ही रूल है, रजिस्टर्ड सेलिंग एजेंट है तो उसका एड्रेस, नहीं तो वाउचर जहां सेल हो रहा है। Are you okay with this? I'm saying ultimately प्रीपेड का मेन रूल यही है डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट कोई भी हो सकता है। अभी सिर्फ आएंगे बैंकिंग, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज टू गवर्नमेंट है, वो सब डिस्कस नहीं। मैं दो सर्विसेज करवाकर आपको बहुत क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसको
proceed? Can I proceed? Banking, financial and stock broking. बैंकिंग, फाइनेंशियल और स्टॉक ब्रोकिंग, हम क्या बोल रहे हैं? अगर रेसिपिएंट का लोकेशन हमको पता है तो रेसिपिएंट का लोकेशन, रेसिपिएंट का लोकेशन नहीं पता तो सप्लायर का लोकेशन। बैंकिंग, फाइनेंशियल और स्टॉक ब्रोकिंग जनरल रूल से डिट्टो सेम है। एक्चुअली क्या है, मेजॉरिटी केसेस में तो बैंक्स, फाइनेंशियल और स्टॉक ब्रोकिंग को पता रहेगा ही आपका लोकेशन। पर आजकल क्या होता है ना, बहुत केसेस में, जैसे आप सपोज किसी बैंक में गए, आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कॉस्ट अकाउंटेंट के नाम पर एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना था, आप सिंपली 5,000 दिए और एक डिमांड ड्राफ्ट बना दो, तो यू आर जस्ट टच एंड गो कस्टमर। आप गए, डिमांड ड्राफ्ट बनाए, चले गए, तो बैंक को आपका एड्रेस नहीं पता है। इस केस में बैंक अपना एड्रेस ले रहा है, लोकेशन ऑफ सप्लायर ले रहा है। ऑनलाइन लोन वगैरह अगर ग्रांट किसी को कर दें, उस केस में ऐसा संभव है। बट ऑनेस्टली आज के दिन बैंकिंग वालों को रेसिपिएंट का लोकेशन पता होता ही है। मेजॉरिटी बैंक्स तो बंद ही कर दिए कैश में डिमांड ड्राफ्ट इशू करना। फॉरेन करेंसी में कभी हो सकता है, बट बैंकिंग, फाइनेंशियल और स्टॉक ब्रोकिंग का मोटा मोटी अगर आप देखेंगे डिट्टो सेम है जनरल रूल से। लेकिन इंश्योरेंस में तो संभव नहीं है कि आपका लोकेशन उनको नहीं पता है। तो बोल रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को देंगे तो उसका लोकेशन, अनरजिस्टर्ड को देंगे तो भी उसी का लोकेशन। Can you allow me to proceed ahead? मेरे को एक बार फिर से बताओगे? थंब रूल्स खाली। जनरल रूल, रेसिपिएंट, इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंटिंग, होटल, कंस्ट्रक्शन, इमूवेबल प्रॉपर्टी का लोकेशन, फूड एंड बेवरेजेस, ब्यूटी एंड हेल्थ जहां परफॉर्म हो रहा है, ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, रजिस्टर्ड में उसका, नहीं तो जहां हो रहा है, एडमिशन जहां एडमिशन हो रहा है, पैसेंजर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, रजिस्टर्ड में उसका लोकेशन, नहीं तो जहां पैसेंजर या गुड्स चढ़ रहा है, चढ़ाया जा रहा है, टेलीकॉम में लैंडलाइन का लोकेशन, पोस्टपेड में मोबाइल बिलिंग एड्रेस, और प्रीपेड में जहां वो वाउचर सेल होता है, या पता है एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही आप खरीदते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर का लोकेशन। बैंकिंग डिट्टो सेम है जनरल रूल से, बट यू डोंट राइट कि डिट्टो सेम है जनरल रूल से। आप दिमाग में रखोगे बैंकिंग, फाइनेंशियल, स्टॉक ब्रोकिंग में क्या होगा, रेसिपिएंट का लोकेशन नहीं पता तो सप्लायर का लोकेशन, लेकिन इंश्योरेंस इज ऑलवेज रेसिपिएंट का लोकेशन।